गुड इवनिंग छात्रों। उम्मीद है तुम लोग को पिछले सभी क्लासेस लाइट चैप्टर के ऊपर जो कराया गया है उसको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि उन सभी क्लासों का अनुभव हमें ज़रूरत पड़ेगा इस क्लास को समझने के लिए। दो चीज़ें मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर समानांतर, कौन सी किरणें? समानांतर किरणें। किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरणें आकर एक अवतल दर्पण से प्रतिफलित रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो वो फोकस से गुजरेगा, और अगर वो प्रकाश का किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू गुजर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस, उसी दिशा में वापस परावर्तित होगी। ये दो चीज़ तुम लोग को याद रखना होगा आज का क्लास समझने के लिए। तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, जो है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अगर मैं एक गोलीय दर्पण लेता हूँ, स्फेरिकल मिरर लेता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने अवतल दर्पण लिया हूँ, तो कनकेव मिरर लिया, तो कनकेव मिरर से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को हम लोग विभिन्न स्थानों में रखेंगे, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। एक मिरर में हम लोग क्या देखते हैं? एक वस्तु का ही प्रतिबिंब को देखते हैं। जब हम लोग समतल दर्पण अगर मान लो, उसके सामने अगर हम लोग खुद अपने आप को खड़ा करके अपने बालों को संवारते हैं या अपना चेहरे को देखते हैं, तो वो हम लोग क्या देख रहे हैं? अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। उसी प्रकार एक स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग अगर एक वस्तु को विभिन्न स्थानों में रखेंगे, उसके प्रधान अक्ष के विभिन्न हिस्सों में रखेंगे, तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने केस वाइज कुछ डायग्राम, रे डायग्राम जो है पहले ही बना के रखा हूँ, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी समय लगता है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये रे डायग्राम पहले से ही बना के रखा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा प्रैक्टिस करना होगा किताब में स्केल, पेंसिल, रबड़ की इरेजर का इस्तेमाल करते हुए। ये इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है, तो इसका प्रैक्टिस हम लोग रेगुलर करेंगे जब स्कूल खुलेगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने रे डायग्राम पहले से ही बना के रखा हूँ। पहला केस देखो, पहला केस क्या है? जब वस्तु, यहाँ पे वस्तु कौन सा है? यहाँ पे वस्तु है ए बी। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F, यहाँ पे फोकस F और ध्रुव पोल P के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे फोकस F और P के बीच में देखो हमारा वस्तु AB स्थित है। तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब? यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखना। पहला प्रकाश का किरण जो वस्तु के सिर से, मतलब अगर मैं ए को सिर मान लेता हूं तो इसके सिर से निकल रहा है, वह इस अवतल दर्पण के एक बिंदु पर इंसिडेंट होके, अपतित होके परावर्तित हो रही है फोकस से। क्यों? क्योंकि ए से निकलने वाला जो प्रकाश का किरण था, देखो ये समानांतर है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इसका समानांतर है, इसलिए ये फोकस से गुजर जा रही है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। सेकंड चीज देखो, इसी एक और प्रकाश का किरण वस्तु के सिर से। अब एक चीज मैं तुम लोग को यहाँ बता देता हूँ, वस्तु के सिर से प्रकाश निकलना मतलब उसके अंदर से प्रकाश नहीं निकल रहा है, कहीं कोई और स्रोत है प्रकाश का। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक पेंसिल को खड़ा करके रख दिया, या फिर यहाँ पे एक छोटा सा इरेजर खड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इरेजर से प्रकाश निकल रहा है, कहीं और से, चाहे हमारा घर का ट्यूबलाइट हो, सूर्य हो, उससे प्रकाश, उससे टकरा के जो परावर्तित हो रही है, उस प्रकाश के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अजम्पशन के लिए हम लोग मान रहे हैं कि वो प्रकाश जो है वो समानांतर किरण है। हो सकता है समानांतर ना भी हो, लेकिन अजम्पशन हम लोग मान रहे हैं कि समानांतर किरण है, इसलिए वो फोकस से गुजर रही है। ठीक उसी प्रकार एक और किरण जो निकल रहा है, वो यहाँ से कहाँ से निकल रहा है? वो इसके सिर से निकल के इस तरफ जा रही है, और इस तरफ टकरा के वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर रही है। और हम लोग जानते हैं, क्योंकि एक अवतल दर्पण का किसी भी बिंदु से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रेखा खींचा जाए, वो उसके ऊपर नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, इसलिए ये रेखा बिना किसी और डायरेक्शन में परिवर्तित हुए उसी डायरेक्शन में वापस लौट के चली जाएगी। तो ये है एक इंसिडेंट रे जो कि पैरेलल था, रिफ्लेक्ट होने के पश्चात F से गुजर गया। एक और इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में था, इसलिए रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला गया। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पे मिल नहीं रही है, कहीं पे जाके ये मिलेगी नहीं। अगर मैं इसको और खींच दूं तो ये अनंत तक चली जाएगी, तो कहीं पे जाके एक दूसरे से मिल नहीं रही है। तो ये कैसी रेखाएं हैं? कन्वर्जिंग रेस, मतलब जो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती। तो यहाँ पे हमें किसी प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, कहीं पे भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। इमेज फॉर्म कहाँ पे होगा? अगर मैं इन रेखाओं को पीछे की ओर खींच दूं, एक्सट्रापोलेट कर दूं, पीछे की ओर एक्सटेंशन कर दूं, तो एक बिंदु पे जाके ये मिलेंगी, और उस बिंदु पे ही इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे जो ए प्राइम बी प्राइम, इसको बोला जाता है प्राइम। ए के ऊपर जो मैंने एक रेखा लगा के रखा, उसको प्राइम रेखा बोला है, तो ए प्राइम बी प्राइम। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब जो है वो है ए प्राइम बी प्राइम। तो देखो यहाँ पे
ये वस्तु था, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, इस अवतल दर्पण के पीछे। तो इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गया। पहला प्रॉपर्टी, ब्लैक से मैं लिखता हूँ, पहला प्रॉपर्टी, ये देखो जो इमेज बना है ये वस्तु से काफी बड़ा बना है, तो प्रतिबिंब का जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, पहला ये हो गया बड़ा, मतलब मैग्नीफाइड। तो ये जो प्रतिबिंब बना ये वस्तु से काफी बड़ा बना, इसलिए ये मैग्नीफाइड कहलाएगा। दूसरा कैसा बना, सीधा, इरेक्ट, ये सीधा है। प्रिंसिपल एक्सिस में जिस डायरेक्शन में वस्तु खड़ा है, जैसे वस्तु का सिर अगर ए है तो ए ऊपर की ओर है, तो प्रतिबिंब का भी ए ऊपर की ओर ही है, तो एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर है, इसलिए ये हो गया सीधा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, काल्पनिक, वर्चुअल। तो ये जो प्रतिबिंब बना वर्चुअल बना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इससे पहले बार क्लास में भी बताया था, वर्चुअल इमेज मतलब वो प्रतिबिंब जिसे हम लोग पर्दे पे नहीं देख सकते, किसी स्क्रीन पे नहीं देख सकते, इसलिए इसको काल्पनिक या वर्चुअल बोला जाता है। हम लोग अपने सेकंड केस में चले आते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एफ पर स्थित है। अब देखो, अब वस्तु जो है ए बी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वस्तु ए तथा वस्तु बी, ए इसका सिर है, बी इसका पैर है वस्तु का, तो ए बी जो है ये कहाँ पे स्थित है, फोकस। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रकाश, समानांतर प्रकाश का रेखा वस्तु के सिर से निकल रहा था वो रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर फोकस से चला गया, और जो इसके सिर से निकल के सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र की दिशा में जा रहा था, वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में वापस चला है। तो देखो ये किरण भी आपस में कहीं पे नहीं मिल रहा है, मतलब इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है कि कहीं पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेखा अनंत तक चली जाएगी, कहीं पे मिल सकता है लेकिन फिलहाल इस वस्तु और इस इमेज के इस मिरर के आसपास कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो इसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। अब बनेगा कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन माना जाता है कि इन्फिनिटी पे ये बन सकता है। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हो गया, तो इसका प्रॉपर्टी होगा प्रतिबिंब का गुण, यहाँ पे क्या होगा, पहला ये उल्टा बनेगा, यहाँ पे देखो वस्तु ऊपर की ओर है जबकि जो रेखा है वो नीचे की ओर चली गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे चली गई है, तो इमेज जो बनेगा उल्टा बनेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए था कि अनंत पे बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है अनंत पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सतह, जो चमकीला सतह है उसी के डायरेक्शन में बनेगा, इसलिए ये बनेगा वास्तविक या फिर रियल इमेज, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस में प्रतिबिंब के गुण। थर्ड केस में चले आते हैं। थर्ड केस में क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस एफ के बीच में, अब देखो फोकस एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में यहाँ पे वस्तु है ए और बी, ए इसका सिर, बी इसका पैर। अब देखो ए से निकलने वाला रे जो है यहाँ से टकरा के परावर्तित होकर फोकस से गुजर गया, और इससे एक और प्रकाश का किरण जो निकल रहा है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में होने के कारण जहाँ पे इंसिडेंट हुआ ठीक उसी डायरेक्शन में ये वापस परावर्तित होके चला गया। अब इन दोनों किरणों को देखो, यहाँ पे ये कैसे किरणें हैं, डाइवर्जिंग, मतलब एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये डाइवर्जेंट रे है और जाके मिल रहा है कहाँ पे, इस बिंदु में, जिसको मैंने नाम दे दिया ए प्राइम। अर्थात ये अगर वस्तु का सिर था तो इसका प्रतिबिंब का सिर यहाँ पे बन रहा है ए प्राइम, तथा इसका पैर है प्रिंसिपल एक्सिस पे बी प्राइम। तो यहाँ पे इसका क्या गुण हो गया,
यहाँ पे प्रतिबिंब का जो गुण हो गया, पहला ये हो गया कि ये बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड। सेकंड जो है ये उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड। और तीसरा जो गुण हो गया ये भी बन रहा है वास्तविक। क्यों वास्तविक? अब तक समझ गए होंगे तुम लोग क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सतह है, जो चमकीला सतह है, उसी के डायरेक्शन में बन रहा है और इसे हम लोग पर्दे पे या स्क्रीन पे ले सकते हैं, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखो ये 3 केस है अवतल दर्पण का, 1 2 3। अब तुम लोग बोलोगे सर अवतल दर्पण पे ऐसा बन रहा है तो उत्तल दर्पण पे कैसा बनेगा? तो अगर उत्तल दर्पण हम लोग लेते हैं, उत्तल मतलब कन्वेक्स मिरर, तो उत्तल दर्पण में याद रखना कि क्योंकि चमकीला सतह जो बाहरी वाला हिस्सा है, जो बाहर का गोलीय सतह है, मैं इससे पहले क्लास में समझाया था, वो वाला सतह चमकीला होता है, इसलिए हम लोग वस्तु को भी कहीं पे भी रख दें, कहीं पे भी रख दे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा गुण हो गया कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा काल्पनिक बनेगा। दूसरा बनेगा सीधा बनेगा, ठीक है, एवं छोटा बन रहा है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण का केस। उत्तल दर्पण का एक ही केस है क्योंकि इसमें कहीं पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को बिठा दे, उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा काल्पनिक बनेगा। तो इसका एक ही हम लोग यहाँ पे केस देख रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 केसेस तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इस रे डायग्राम को घर में तुम लोग का होमवर्क यही है कि इस बोर्ड वर्क का स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में उतारो, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से, प्रतिबिंब के जो गुण है बहुत अच्छे से उसको सेंटेंस में लिखो, एवं इस रे डायग्राम को अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। माध्यमिक में ये रे डायग्राम अक्सर पूछा जाता है। तो तुम लोग, मैं थोड़ा सा समय देता हूं ताकि तुम लोग इसको देख के इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो तुम लोग मिरर चैप्टर जो था, मिरर चैप्टर में इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग मिरर का क्या क्या इस्तेमाल है, स्पेरिकल मिरर का, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे बोर्ड वर्क का कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं बैठ कर तुम लोग से थोड़ा डिस्कस कर लूँगा और हम लोग नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो तुम लोग अच्छे से इन 4 केसेस को देखना। ये डायग्राम को घर में पेंसिल से, स्केल से बना के अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि रे डायग्राम बनाना उतना आसान भी नहीं है जितना देखने में लगता है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि जो पैरेलल रेज है हमेशा फोकस से गुजरा है, एवं जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही 0 डिग्री में परावर्तित होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है। इसी 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर अगर ध्यान दोगे तो ये रे डायग्राम तुम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास अच्छा लगा। नेक्स्ट डे हम लोग प्रकाश से संबंधित एक और घटना को देखेंगे जो कि है रिफ्रैक्शन, एवं स्पेरिकल मिरर के कुछ इस्तेमाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तुम लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो, तुम लोग का दिन अच्छा बीते।